नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृषक ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे एक स्मॉल साइज आईपीओ की। आईपीओ का नाम है क्रॉस लिमिटेड आईपीओ। तो आइए देख लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बिना समय गवाए। तो अगर आईपीओ की बात करें तो एक 500 करोड़ का छोटा सा इशू है, जिसमें से 250 करोड़ का ओएफएस इन्होंने किया है और 250 करोड़ का फ्रेश इशू है। इनका जो ओएफएस है 250 करोड़ और फ्रेश इशू है 250 करोड़। तो दोनों मतलब आधा आधा पोर्शन है दोनों तरफ का। वहीं अगर बात करें इसके आईपीओ के बारे में कि ओपनिंग डेट क्या है, तो 9 सितंबर को ओपनिंग डेट है और वहीं 11 सितंबर को इसकी क्लोजिंग डेट है। और आगे फर्दर डिटेल्स की बात करें तो इसका प्राइस बैंड 228 से लेकर 240 रुपये पर शेयर के बीच में रखा गया है। बाकी डिटेल्स बहुत सारी आगे दी है जो सेम डिटेल्स। तो आइए आगे देखते हैं कंपनी के कायदे से डिटेल्स के बारे में। तो अगर बात करें आईपीओ ओपनिंग डेट तो 9 सितंबर के दिन ओपन होना है, 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा आईपीओ। वहीं फेस वैल्यू 5 रुपये की रखी है कंपनी ने। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 228 से 240 के बीच में इसका पर शेयर प्राइस बैंड रखा है। 62 शेयर का एक लॉट बनेगा जाके। अगर सिंगल लॉट की बात करें तो 500 करोड़ का तो पूरा इशू है, जिसमें से 250 करोड़ का जो एक फ्रेश इशू है। और अगर आगे बात करें इसके अपर फॉर सेल की तो अपर फॉर सेल में करीबन 250 करोड़ का जो ओएफएस के रूप में इनका इशू ये करेंगे। वहीं अगर बात करें और आगे डिटेल्स की फर्दर डिटेल्स के बारे में तो इनके रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से 30% जो पोर्शन बढ़ाने का रिजर्व किया है। और क्यूआईबी की बात करें तो 20% के आसपास क्यूआईबी का कोटा इसमें दिया है। और एचएनआई की बात करें तो करीबन एचएनआई को 15% दिया गया है यहाँ पे रिजर्वेशन। बिग एनआईआई की बात करें तो करीबन यहाँ पे 10% के आसपास का रिजर्वेशन रखा गया है। स्मॉल एनआईआई की बात करें तो करीबन यहाँ पे 5% के आसपास का उनको इशू रिजर्व रखा गया है। और रिटेल की बात करें तो 35% के आसपास रिटेल का जो पोर्शन रखा गया है वो 35% रिजर्व रखा गया है। वहीं अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें कि किन किन फंड हाउसेस ने, बड़े फंड हाउसेस ने इसमें अप्लाई किया है, तो जैसा कि इनका जो एंकर इन्वेस्टर से 30% हिस्सा बढ़ा रहे हैं तो 150 करोड़ के आसपास बन जाता है। 30% 150 का 500 करोड़ का 30% 150 करोड़ बन जाता है। तो उसके लिए ये एंकर इन्वेस्टर के बिड के लिए 6 सितंबर को खुला था इशू। और वहीं लॉक इन पीरियड तो 30 और 90 दिनों का लॉक इन पीरियड है। मतलब 50% शेयर जो है वो 30 दिनों के बाद बेच सकते हैं। अगर रिमेनिंग 50% अगर बेचते हैं तो 90 दिनों के बाद बेच सकेंगे ये बड़े इन्वेस्टर जो फंड हाउसेज हैं। वहीं अगर इनके जो एंकर इन्वेस्टर हैं उनकी बात करें कि किन किन फंड हाउसेस ने अप्लाई किया है 30% हिस्सेदारी जो दी गई है एंकर इन्वेस्टर के लिए, तो देख लेते हैं एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट के बारे में। तो अगर बात करें एंकर पोर्शन के इन्वेस्टर्स के बारे में तो कुछ बड़े फंड हाउसेस ने भी अप्लाई किया है इसमें। हालांकि मीडियम से स्मॉल साइज का ये आईपीओ है। तो अगर बात करें तो इसमें आईसीआईसीआई ने करीबन 8% की हिस्सेदारी खरीदी है। एक्सिस ने म्यूचुअल फंड के दो फंड ने करीबन 9% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं कोटक की बात करें, कोटक महिंद्रा ट्रस्ट की, तो करीबन 8% के आसपास का इन्होंने हिस्सेदारी इनको अलॉट हुई है। वहीं और बात करें तो 8% 7%, 6% इन चारों जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप है, इन्वेस्को इंडिया, और ये सब करीबन 7 से 8% के बीच में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन्होंने 6% 6.5% के आसपास का जो एप्लीकेशन लगाया था वो अलॉट हुआ है। वहीं अगर रिटेल बेसिस की बात करें तो इसके कुछ फंड्स ने खरीदारी की है, LIC ने भी खरीदारी इसमें की है। तो मतलब ठीक कुछ मीडियम साइज की इसमें
के फंड हाउसेस ने अप्लाई किया है, तो देखने वाली बात होगी कि पब्लिक और रिटेल्स किस तरह से इसको HNI किस तरह से इसको सब्सक्राइब करते हैं। एंकर पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया है। और आगे IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आगे की भी डिटेल्स देख लेते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो 9 सितंबर को यानी आज के दिन IPO खुलना है, 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट कल 12 तारीख को है। और वहीं अगर इसके शेयर क्रेडिट कब होंगे तो 13 तारीख को शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 16 तारीख को लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग देखनी होगी किस तरह से होती है। बाकी और फर्दर बात करें तो अगर इसके लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने पर 62 शेयर अलाट होंगे। 14,880 की बिड लगेगी। मैक्सिमम 13 लॉट अलाट हो सकते हैं और 806 शेयर्स मिल सकते हैं। 2 लाख के नीचे की एप्लीकेशन में ये लगेगा। और इसी तरह से स्मॉल HNI के लिए और स्मॉल HNI के लिए मैक्सिमम जो रेंज है और बिग HNI के लिए जो मिनिमम रेंज है वो इस तरह से दिया हुआ है। और आगे फर्दर डिटेल्स की बात करें तो इसमें प्रोमोटर्स की अभी तक प्री इशू के पहले करीब पूरी 100% हिस्सेदारी है। यहीं डिटेल्स की बात करें कंपनी करती क्या है उसके बारे में बात करें तो 1991 में कंपनी ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी। और इनका काम क्या है कि ये जो ट्रेलर एक्सेल्स हैं, सस्पेंशन ए वाइड रेंज ऑफ हाई परफॉर्मेंस फॉरगेस्ड प्रिसीजन मशीन सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। जो एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट और कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनमें से बहुत सारे पार्ट्स के लिए ये जो मतलब एक तरह से कवर्स और वो सब सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनके लिए जो चाहिए होते हैं उसका कंपनी ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं अगर और आगे डिटेल्स की बात करें कंपनी की तो इसके पोर्टफोलियो में एक्सेल क्राफ्ट है और सब बहुत सारे एंटी रोल बार्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि ट्रैक्टर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट अरेंजमेंट और पावर टेक ऑफ सॉफ्ट वगैरह जो भी है। फ्रंट एक्सेल स्पिंडल्स बनाते हैं ये लोग, पोल व्हील्स बनाते हैं, रियर इंड स्पिंडल्स बनाते हैं, तो इंटर एक्सेल किट्स बनाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो रोड में ट्रांसपोर्ट चलता है उसमें बहुत सारे उनके पार्ट्स की जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। वहीं और आगे बात करें अगर कंपनी के कुछ और चीज़ों के बारे में तो कंपनी जो है ना तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, वही बात लिखी है यहाँ पे कंपनी के लिए। इन्होंने लाइसेंस के लिए भी दिया है, मतलब कि इनको लाइसेंस भी इशूड है जो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग का। और इनके पास एक जमशेदपुर में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो जमशेदपुर झारखंड में है। तो ये एक मतलब इनका प्लांट है। अगर बात करें इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 40 किलो तक के जो वज़न होते हैं उनका ये सब करते हैं। और वहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अप सीटिंग लाइंस विद इंडक्शन हीटिंग बैलेट्स। तो जैसे वो बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री में हीटिंग के लिए वो सब चीज़ें यूज होती हैं, तो उनके लिए जो बैलेट्स यूज होते हैं वो बनाती है। वहीं अगर बात करें जैसे हाई प्रेशर मॉडलिंग लाइन है उसके लिए बनाती है। जो हाई प्रिसीजन मशीन है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके टर्निंग सेंटर वो सब चीज़ें बनाती है। हाँ, पेंटिंग के लिए जो इनके बहुत सारे बड़े बड़े पेंटिंग के लिए इनके पास कैथोडिक इलेक्ट्रिक डिप पेंटिंग सिस्टम का भी ये काम करते हैं। वह अगर हीट ट्रीटमेंट फर्नेस इंडक्शन, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री में जैसे सरिया इंडस्ट्री में बहुत सारा भट्टियाँ यूज होती हैं, तो उनके जो भी पार्ट्स या जो कुछ होता है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। इन्होंने डिटेल्स दी है, इनके पास 528 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो मतलब जो लेटेस्ट क्वार्टर की डिटेल्स के हिसाब में अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल में इनके जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें से इन्होंने 27% का रेवेन्यू बताया है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। पैट की बात करें तो 45% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है, पैट बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है
लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर था पिछला वाला, उसकी बात कर रहे हैं। और वहीं अगर इन्होंने दिया भी है डिटेल्स में, 3 साल की डिटेल्स भी दी है। कंपनी का जो एसेट्स हैं, एसेट में कंपनी ने करीबन 2022 में 31 मार्च 2022 में कंपनी के एसेट करीबन 197 करोड़ के आसपास थे, और वहाँ से अभी बढ़कर 352 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो एसेट्स इनके लगातार तीनों साल बढ़ ही रहे हैं। और वहीं अगर इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में इनके 297 करोड़ 300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे 2022 मार्च में फाइनेंशियल ईयर में, और वहाँ से करीबन इनके 621 करोड़ के आसपास के जो रेवेन्यू हो गए 621 करोड़ के हो गए, तो करीबन डबल हो गए। तो मतलब कंपनी हर पैरामीटर में 3 साल में चीज़ें डबल कर ले रही है कंपनी। इसका मतलब बिजनेस ठीक ठाक जानती है। और अगर बात करें इसके पैट की, तो पैट 44 करोड़ के आसपास है। तो अगर यहाँ से 2022 से तुलना करें तो करीबन 3.5 गुना के आसपास का इनका जो मतलब पैट है वो बढ़ा है 3 सालों में। तो मतलब हर साल कंपनी प्रॉफिट डबल कर ले रही है। मतलब एक तरह से अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि स्मॉल साइज की कंपनी है, बट मैं जीएमपी देखने पर पता चलेगा कि कितना अच्छा है या कितनी डिमांडेड है। हालांकि मैंने भी अभी नहीं जीएमपी देखा, तो देखना होगा। मेरे हिसाब से 60-70% के आसपास तो जीएमपी होना चाहिए इसका, क्योंकि फाइनेंशियल्स इसके ठीक दिख रहे हैं। अगर नेटवर्थ की बात करें तो 72 करोड़ की नेटवर्थ थी कंपनी के पास 2022 में, जो बढ़ के 146 करोड़ के आसपास की हो गई। तो करीबन 3 साल में 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। वहीं इनके रिजर्व्स की बात करें कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, तो रिजर्व्स इनके 58 करोड़ थे 2022 में। रिजर्व्स इनके 58 करोड़ थे, जो बढ़कर 119 करोड़ हो गए इस ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस साल के। तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी का साल बोरोइंग भी बढ़ रही है कंपनी की। 117 करोड़ की बोरोइंग्स है 119 करोड़ के अगेंस्ट में, रिजर्व्स के अगेंस्ट में। बाकी कंपनी के पास प्रॉफिट और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना मतलब डेट का कंसर्न नहीं है। बट छोटी कंपनी है, कहीं ना कहीं एक डेट इशू होता है, लेकिन डेट आईपीओ के बाद डेट रिपेमेंट कर देंगे तो कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। अगर आगे और फर्दर डिटेल्स की बात करें तो कंपनी ने और डिटेल्स पैरामीटर कुछ दिए हैं कि इनका आरओई है जो 30% के आसपास है, अमेजिंग। आरओसी 28% के आसपास है। तो मतलब दोनों पैरामीटर में आरओई आरओसी दोनों ठीक है, 25-20 के ऊपर ही हैं सब, तो बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92 के आसपास होगा। मतलब कुल मिला के बोला जा सकता है डेट ज़्यादा है। जितने इनके पास रिजर्व्स हैं उतना ही डेट है कुल मिला के, थोड़ा बहुत कम। नहीं तो ये बात एक थोड़ी सी कंसर्न की हो जाती है और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए। बाकी सब अभी तक तो सब अच्छा दिखा है। कंपनी के आईपीओ की पहले की बात करें तो 28-29 के पी पर ट्रेड करता था, और कंपनी लिस्ट होगी जिस दिन 34 के आसपास का पी ये बता रहे हैं कि इसमें 34 के आसपास का पी दिख सकता है। और वहीं इनके इशू की बात करें कि आईपीओ किस वजह से ला रहे हैं, तो इनका जो फंडिंग है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी आईपीओ ला रही है, और जो इनके रीपेमेंट है और प्री पेमेंट है उनके लिए ये कंपनी, और बकाया जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है उसके लिए कंपनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो रीपेमेंट करनी है उसके लिए कंपनी ला रही है। और वो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो भी कंपनी की चीज़ें हैं उसके बारे में कंपनी बता रही है कि मतलब सिंपल से रीजन है, कंपनी के पास डेट है उसको रीपेमेंट करेगी, और बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी करनी होंगी तो उसके लिए है। अगर वहीं बात करें इसके जीएमपी की, तो आइए जीएमपी भी देख लेते हैं। कंपनी का इस समय जो जीएमपी है, कंपनी का जीएमपी कल ही के दिन खुला था, करीबन 8 तारीख को खुला था, 50 रुपये के आसपास था, जो कि 20% के आसपास था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 60-70 के आसपास का जीएमपी होना चाहिए, बट नहीं है उतना ज़्यादा, और 2 रुपये गिरा है जीएमपी, करीबन 20% हो गया है जीएमपी।
तो मतलब कुछ रीज़न तो हैं इसके, क्या बोलते हैं कि जीएमपी के मतलब इस तरह से कि 20% जीएमपी और फाइनेंशियल्स ठीक हैं, एक डेट का इशू है कंपनी में, तो वो चीज़ है निगेटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए। बाकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, और इस बार अच्छा खासा बजट भी अलॉट हुआ है, तो देखते हैं। कुछ बात करूँगा निगेटिव पॉइंट्स की, तो उसमें से यही है कि मतलब कुछ चीज़ें देखने लायक हो सकती हैं। 2-3 रीज़न हो सकते हैं इसके जो जीएमपी होने के। पहला रीज़न तो 3 आईपीओ इकट्ठे खुल रहे हैं, जिसमें से बजाज एक बड़े ग्रुप का आईपीओ है, तो सब लोग उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा रीज़न में भी हो सकता है इस कंपनी का कि थोड़ा सा डेट का इशू है, कि डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। और तीसरा रीज़न बोल सकते हैं हम इसके बारे में कि 3 आईपीओ तो वो खुल ही रहे हैं, मतलब उसके साथ साथ में बाकी तो मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं है इसमें आईपीओ में। बट 20% का भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं बाकी इशू किस तरह से सब्सक्राइब होता है। बाकी फुली तो सब्सक्राइब हो ही जाएगा, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर में सारे लोग जो इशू था उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो देखने की बात होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।